आज की दुनिया में हम सबको ज्यादा प्रोडक्टिव बनने की चिंता रहती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि समय का सही उपयोग, टाइम मैनेजमेंट ही सफलता की कुंजी है। लेकिन डेविड कैडवी अपनी किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट में एक नई सोच पेश करते हैं। उनका मानना है कि असली सफलता समय को नहीं, बल्कि अपने दिमाग को सही तरीके से मैनेज करने में है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम घर बैठकर पूरी किताब पढ़ सकें, लेकिन ज्ञान का होना जरूरी है। इसलिए मैं हर रोज एक नई बुक समरी लेकर आता हूं, जिसे आप काम करते समय, खाना बनाते वक्त या सफर के दौरान आसानी से सुन सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ किताबों का सारांश देना नहीं है, बल्कि उन लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है जो हिंदी, इंग्लिश पढ़ नहीं सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। समय प्रबंधन क्यों काम नहीं करता? हमेशा कहा जाता है कि अगर आप अपने समय को सही से प्लान कर लेंगे, तो ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि समय सीमित है, जबकि हमारा दिमाग अनलिमिटेड आइडियाज और क्रिएटिविटी पैदा कर सकता है। इसीलिए सिर्फ समय को मैनेज करने के बजाय हमें अपने माइंड को सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। माइंड मैनेजमेंट क्या है? माइंड मैनेजमेंट का मतलब है कि हम अपने दिमाग की एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी को सही दिशा में कैसे लगाएं। यह कुछ इस तरह से काम करता है। दिमाग के नेचुरल साइकिल को समझें। हमारा दिमाग हर समय एक जैसा नहीं रहता। कभी हम बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो कभी हमारा ध्यान बिल्कुल भटक जाता है। अगर हम अपने दिमाग के इस नेचुरल साइकिल को समझें और उसी हिसाब से काम करें, तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। क्रिएटिविटी को प्राथमिकता दें। जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, तभी हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण और क्रिएटिव काम करने चाहिए। बाकी के साधारण काम उन समयों में करने चाहिए जब हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव ना हो। सही माहौल बनाएं। माइंड मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ सोचने का तरीका बदलना नहीं है, बल्कि अपने आसपास का माहौल भी ऐसा बनाना है जिससे हमारा दिमाग बेहतर काम कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आप बिना किसी रुकावट के काम करना चाहते हैं, तो अपने फोन के नोटिफिकेशन बंद कर दें। एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन असल में हमें अपनी एनर्जी को सही चीजों पर लगाने की जरूरत है। जब हमारा माइंड फ्रेश होता है, तब मुश्किल और महत्वपूर्ण काम करें। जब थकान महसूस हो, तब हल्के और आसान काम करें। नतीजा क्या होगा? अगर आप माइंड मैनेजमेंट को अपनी लाइफ में लागू करते हैं, तो आप सिर्फ ज्यादा काम ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर पाएंगे। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आप अपने टारगेट्स को आसानी से हासिल कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पर फोकस कर रहे हैं, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। असली सफलता समय को नहीं, बल्कि अपने माइंड को सही से मैनेज करने में है। इस नई सोच को अपनाएं और देखें कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है। टाइम इज नोट मनी। समय का खास होना जरूरी नहीं, समय होना यह जरूरी है। किसी ने यह बात कही है और सच में बड़ी जानदार बात कही है। समय हर किसी के पास होता है, लेकिन उसकी कीमत हर कोई नहीं जानता। कई बार आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि टाइम इज मनी, समय ही सब कुछ है। इसलिए इसे अच्छी तरह से मैनेज करना हम सभी को आना चाहिए। हमारी जिंदगी में हर रोज 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सारा समय होने के बावजूद भी हमें इसकी कमी क्यों महसूस होती है? असल में ऐसा नहीं है कि हम समय को मैनेज करना नहीं जानते या नहीं करते। हम हर तरफ से अपने समय को मैनेज करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय किसी क्रिएटिव या प्रोडक्टिव काम के लिए निकाल सकें। हम खुद को मल्टीटास्कर बनाने की कोशिश करते हैं, यानी एक ही समय में एक से ज्यादा काम निपटाने की कला विकसित करते हैं। जैसे सुबह ब्रश करते हुए न्यूज हेडलाइंस पर नजर डालते हैं, चाय पीते हुए शेयर मार्केट के अप्स एंड डाउन देखते हैं, नहाते हुए पूरे दिन की प्लानिंग दिमाग में चल रही होती है। लेकिन ऐसा करते हुए एक समय के बाद हम खुद ही समय के जाल में फंस जाते हैं और फिर हमें अपनी लाइफ बहुत ही मुश्किल लगने लगती है। कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर मल्टीटास्कर होती हैं। वो किचन में नाश्ता बनाते हुए दूध भी गर्म कर लेती हैं, मोबाइल पर बात भी कर लेती हैं और अपने पूरे दिन की प्लानिंग भी कर लेती हैं। लेकिन टाइम को मैनेज करने के लिए मल्टीटास्किंग करने के बावजूद भी हर किसी को समय की कमी महसूस होती ही है। इसमें कोई शक नहीं कि हमें पूरे दिन में 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन इन 24 घंटों पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता। हम अपने दिन के केवल 58% समय को ही कंट्रोल कर पाते हैं और बाकी 42%
हमारे हाथ से फिसल जाता है, जिसे हम चाह कर भी बचा नहीं सकते। किसी ने कहा है, समय की असली कीमत वही इंसान बता सकता है जिसे अपना मनपसंद काम करने के लिए बहुत कम समय मिलता है। जैसे, अगर आपको ऑडियो बुक्स सुनने का शौक है और आप इसे चैन से सुनने के लिए रोज केवल 1 घंटा ही निकाल पाते हैं, तो आपको अपना वह 1 घंटा बहुत कीमती लगेगा। समय की कीमत हर इंसान की नजर में अलग-अलग होती है। किसी प्रेमी के लिए उसकी प्रेमिका के साथ बिताया गया समय अनमोल होता है। किसी मां के लिए अपने घर परिवार और बच्चों को दिया गया समय सबसे कीमती होता है। किसी स्टूडेंट के लिए पढ़ाई का समय महत्वपूर्ण होता है, तो किसी बच्चे के लिए खेलने का समय उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि समय कीमती नहीं होता और ना ही टाइम इज मनी होता है, तो आपको हैरानी जरूर होगी, है ना? आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, उसके लेखक डेविड कड़वी का भी कुछ ऐसा ही मानना है। लेकिन वो ऐसा क्यों मानते हैं? और टाइम मैनेजमेंट को लेकर वो कौन सी नई बातें और टेक्निक्स बताते हैं? यह जानने के लिए सुनिए माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब की बुक समरी। जब लेखक डेविड कड़वी को पहली बार अपनी किताब लिखने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो उनकी हालत बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह थी। उन्हें किताब के लिए करीब 50,000 शब्द लिखने थे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कई दिन बीत जाने के बावजूद भी वो अपने समय को इस तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि रोज 100 शब्द भी लिख सकें। जब हमारे ऊपर किसी काम को पूरा करने के लिए डेडलाइन का प्रेशर होता है, तो ऐसे वक्त में टाइम को मैनेज करना हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। डेविड कड़वी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो घंटों पेपर पेन लेकर बैठे रहते, लेकिन पूरे दिन में केवल 15 से 20 मिनट ही कुछ लिख पाते। अब जरा सोचिए, अगर हम किसी काम को समय पर पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हों और फिर भी हमें कोई प्रोग्रेस नजर ना आए, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल थर्मामीटर की तरह ऊपर चढ़ने लगता है। हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है और हर कोई इस फ्रस्ट्रेशन वाली हालत से बाहर निकलना चाहता है। तो फिर सवाल उठता है, क्या टाइम मैनेजमेंट ही असली समस्या है या फिर असली मुद्दा हमारा माइंडसेट और मेंटल एनर्जी है? यही सब जानेंगे हम इस किताब की समरी में। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाले पॉइंट्स आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। टाइम इज नॉट मनी, एक नई सोच। क्या समय सच में पैसा है? हम बचपन से सुनते आए हैं, टाइम इज मनी। लेकिन क्या यह सच में सही है? अगर समय सच पैसा होता, तो हर कोई जिसने दिन रात मेहनत की, वो करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग 10 घंटे काम करके मुश्किल से 500 रुपए कमा पाते हैं और कुछ लोग सिर्फ 1 घंटे में लाखों कमा लेते हैं। तो क्या फर्क है इन दोनों के बीच? क्या एक के पास कोई जादुई ताकत है? नहीं, फर्क सिर्फ सोचने के तरीके में है। लेखक डेविड ने टाइम मैनेजमेंट पर कई किताबें पढ़ी, लेकिन उनमें बताई गई टेक्निक्स उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई। तब उन्होंने इस बारे में एक अलग एंगल से सोचना शुरू कर दिया और टाइम मैनेजमेंट की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। समय की असली कीमत क्या है? अगर हम अपने समय का सही उपयोग करें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा लक्ष्य ज्यादा पैसा कमाना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे पास असल में कितना समय है। एक छोटा सा कैलकुलेशन, अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपए महीना कमाता है, तो उसे 25 दिन रोज 8 घंटे काम करना पड़ता है। इसका मतलब वह 200 घंटे काम करता है। अब अगर उसके 1 घंटे की कीमत निकाली जाए, तो वह 100 रुपए प्रति घंटा होगा। अब सोचिए, अगर वह हर दिन सिर्फ 1 घंटा बर्बाद करता है, तो वह रोज 100 रुपए का नुकसान कर रहा है। अगर वह एक दिन काम नहीं करता, तो उसका नुकसान 800 रुपए हो जाता है। और पूरे साल रोज 1 घंटा बर्बाद करने पर 36,500 रुपए का नुकसान। यह रकम बहुत बड़ी है, लेकिन यहीं पर डेविड एक नया नजरिया लाते हैं। समय पैसा नहीं, बल्कि समय आपकी वैल्यू। डेविड का मानना है कि समय की कीमत इंसान के काम करने के घंटों से नहीं तय की जा सकती। हमारी जिंदगी में कई ऐसे काम हैं जो पहले इंसान किया करते थे, लेकिन आज मशीनें कर रही हैं। उदाहरण के लिए, पहले लोग हाथ से कपड़े धोते थे, अब वॉशिंग मशीन कर रही है। पहले हजारों लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे, अब रोबोट्स वह काम कर रहे हैं। आज जो काम इंसान कर रहा है, उनमें से भी कई काम ऐसे हैं जिनका ऑटोमेशन संभव है। और भविष्य में इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनका ऑटोमेशन कभी नहीं हो सकता, और वहीं पर इंसानों की असली वैल्यू है।
क्रिएटिविटी बनाम ऑटोमेशन डेविड कहते हैं कि अगर कोई काम इतना सिंपल है कि एक मशीन उसे कर सकती है, तो उस काम की कोई असली वैल्यू नहीं है। सोचिए, आजकल किसी भी भाषा में लिखी गई किताब का अनुवाद ऑनलाइन टूल्स के जरिए किया जा सकता है, लेकिन वो टूल्स किताब के शब्दों में छिपे इमोशंस नहीं समझ सकते। यही कारण है कि आप अभी ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, क्योंकि इसे अनुवाद करने और आवाज देने के लिए इंसानों की क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ी। डेविड का मानना है कि हमें अपने दिमाग का उपयोग करके पैसा कमाना चाहिए, ना कि सिर्फ समय खर्च करके। क्या ज्यादा काम करना ही समाधान है? अगर हम सिर्फ ज्यादा काम करने को सफलता का पैमाना माने, तो हर रोज 12 से 14 घंटे मेहनत करने वाले लोग सबसे अमीर होते। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल लोग टाइम मैनेजमेंट के नाम पर अपनी नींद, सेहत और पर्सनल लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। परिणाम क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज हो जाती है, स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ने लगता है। यानी हमने समय बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ ही खो दी। डेविड यहां एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपने पड़ोसी को देखा जो हमेशा तेज तेज चलता था। कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने उससे पूछा, आप हमेशा इतने तेज क्यों चलते हैं? पड़ोसी का जवाब था, मैं अपना समय बचाने के लिए तेज तेज चलता हूं। डेविड को यह सुनकर अजीब लगा। क्या वाकई समय बचाने का यही सही तरीका था? क्या ज्यादा तेज चलने से जिंदगी की असली खुशियां नहीं खो जाएंगी? समय की कमी एक सफेद झूठ। टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी को लेकर सबसे बड़ी गलती क्या है? लेकिन एक बात याद रखें, समय की कमी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। हर किसी के पास पूरे दिन नौकरी, खाना पीना, मौज मस्ती और सोने के बाद भी इतना समय होता है कि वह कुछ नया सीख सके। सवाल यह है, क्या आप अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं, या फिर आप अपने समय का खून कर रहे हैं? सोचिए और सही फैसला लीजिए। समय आपकी वैल्यू है। अगर आप सिर्फ घंटे के हिसाब से पैसा कमाने पर फोकस करेंगे, तो आपकी ग्रोथ रुकी रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी क्रिएटिविटी, नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाएंगे, तो आपका समय अनमोल हो जाएगा। तो अब सवाल यह है, आप अपने समय को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो समय को फ्री कहकर हम खुद ही अपने समय की इंपॉर्टेंस को खत्म कर देते हैं। ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अपने समय को इस्तेमाल करने की आजादी हम सभी को होती है। लेकिन समय बीत जाने पर अगर हम अपने उसे समय का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जी वो फिर वापस नहीं मिलता। जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, तो हम उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि हमें फ्यूचर में उस पैसे से इंटरेस्ट मिले और उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाए। समय का भी ऐसा ही है। अगर हम अपने यूज किए गए समय स्ट्रस को सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते, तो फ्यूचर में उससे पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लेखक कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर पूरी दुनिया में दो तरह की गलत धारणाएं बनी हुई हैं। पहली गलत धारणा, टाइम मैनेजमेंट सबके लिए एक जैसा होता है। पहली गलत धारणा यह है कि टाइम मैनेजमेंट एक कमोडिटी की तरह है और हर किसी के पास एक समान 24 घंटे होते हैं। मेरी भी यही सोच थी, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। डेविड कहते हैं कि किसी भी दो इंसानों के 24 घंटे एक जैसे नहीं होते, बल्कि एक ही इंसान के 24 घंटे में हर एक घंटा दूसरे घंटे से बिल्कुल अलग होता है। वे एक जैसे हाँ कभी नहीं हो सकते। हमारा मूड, हमारा शरीर, हमारी एनर्जी, हमारे न समय के हर एक पल को अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। हो सकता है कि दिन के किसी एक घंटे में हम जितनी अच्छी तरह सोच सकते हैं, दूसरे घंटे में हम उतनी अच्छी तरह से ना सोच पाएं। इसीलिए भले ही हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो 24 घंटे कभी भी एक जैसे नहीं होते। और यही वजह है कि टाइम को सही से मैनेज करना इतना मुश्किल काम है। लेकिन दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए। इस ऑडियो बुक की पूरी समरी सुनने के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट कोई मुश्किल काम नहीं लगेगा। हम आगे ऐसी कई टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, जिनका इफेक्टिवली इस्तेमाल करके हम टाइम मैनेजमेंट को आसान बना सकते हैं। दूसरी गलत धारणा, कम समय में ज्यादा आउटपुट लेना ही प्रोडक्टिविटी है। आगे बढ़ते हुए दूसरी गलत धारणा के बारे में डेविड बताते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना भी इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट नहीं है। हर मिनट में हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं, उसका असर अगले मिनट पर जरूर पड़ता है। अगर पहले मिनट में हम किसी वजह से एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं ले पाते, तो दूसरे मिनट में भी
हम उतनी ही इफेक्टिवनेस से काम नहीं कर पाएंगे। यह बात पहले बताई गई असम्पशन से ही जुड़ी हुई है और यह हमारे मूड पर डिपेंड करती है। अगर कुछ गलत हो जाए या हमें डिजायर्ड रिजल्ट न मिले तो मूड का बिगड़ना एक बहुत सामान्य सी बात है और यही हमारे टाइम मैनेजमेंट को प्रभावित करता है। डेविड इसे कुछ उदाहरणों से समझाने की कोशिश करते हैं। सक्सेस और फेलियर। मेहनत तो एक ही होती है। जैसे कोई लेखक एक नॉवेल लिखता है, हो सकता है कि उसकी पहली किताब बिल्कुल भी न बिके, लेकिन अगर वही लेखक दूसरा नॉवेल लिखता है तो हो सकता है कि वह बेस्ट सेलर लिस्ट में आ जाए। इसी तरह अगर कोई बिजनेस शुरू करता है तो हो सकता है कि वह सक्सेसफुल ना हो, लेकिन अगर वह फिर से दूसरा बिजनेस शुरू करता है तो हो सकता है कि वह उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो। यहां समझने वाली बात यह है कि सक्सेस और फेलियर दोनों रिजल्ट्स मिलने के बावजूद दोनों में इन्वेस्ट किया गया समय और की गई मेहनत एक जैसी ही होती है। एक लेखक हर नॉवेल को लिखने के लिए चेयर एक जैसी मेहनत करता है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सेट करने के लिए सद एक जैसी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी एक में सक्सेस मिलती है और एक में नहीं। क्यों? क्योंकि किसी काम का अच्छा या खराब रिजल्ट आना हमारे विचारों की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इसीलिए लेखक कहते हैं, हमारी जिंदगी में हर दिन का हर एक मिनट डिफरेंट होता है और अलग अलग रिजल्ट देने वाला होता है। प्रोडक्टिविटी, बीज बोने की प्रक्रिया। अब तक आप ये तो अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रोडक्टिव होना मतलब कम समय में किसी काम को निपटा लेना नहीं है। प्रोडक्टिविटी बैद तो बीज बोने की तरह है। जब हम मिट्टी में बीज डालते हैं तो उसे पानी और सूरज की रोशनी मिलती है। फिर समय के साथ वह एक पौधे में बदल जाता है। आज की प्रोडक्टिविटी को भी ऐसे ही समझ सकते हैं। अगर हम अपने मन को अच्छे विचारों से भरें और सही माहौल दें तो हमारी क्रिएटिविटी अपने आप विकसित होगी। लेकिन यही प्रोडक्टिविटी एक दिन में नहीं आ सकती। टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि माइंड मैनेजमेंट की जरूरत है। डेविड यहां अपनी बात को एक नई मोड़ पर ले जाते हुए कहते हैं, प्रोडक्टिव होने के लिए टाइम को मैनेज करने की नहीं, बल्कि मन को मैनेज करने की जरूरत है। लेकिन माइंड मैनेजमेंट क्या होता है, इसे समझने से पहले इससे जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। माइंड मैनेजमेंट के 3 आसान तरीके। हम जो करना चाहते हैं और जो नहीं करना चाहते, उन सभी टास्क को प्रायोरिटी के हिसाब से अलग-अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। इसके लिए हम आइजनहावर मैथमेटिशियंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करें। हर टास्क को इन 4 कैटेगरी में बांटें। नंबर 1, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, महत्वपूर्ण लेकिन अर्जेंट नहीं। नंबर 2, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट लेकिन महत्वपूर्ण नहीं। नंबर 3, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, महत्वपूर्ण और अर्जेंट। नंबर 4, नाइदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट, न महत्वपूर्ण न अर्जेंट। नंबर 2, 80-20 रूल अपनाए। परेटो प्रिंसिपल के अनुसार हमारे 80% रिजल्ट हमारे 20% प्रयास से मिलते हैं, 20% एफर्ट से आते हैं। नंबर 3, अपने मूड को पहचानें। जब कोई प्रोडक्टिव काम करना हो तो खुद से यह सवाल पूछें, मेरा मूड अभी किस तरह के काम के लिए सही है? फिर खुद से दूसरा सवाल पूछें, ऐसा क्या किया जा सकता है जो मेरे मूड के साथ फिट हो? अगर आप अपने मन को सही ढंग से मैनेज कर लेंगे तो टाइम मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करने पर हमारे मूड से जुड़ी हुई कंडीशन रिप्लिकेट होना शुरू हो जाएगी और हम उसे काम को करने का मूड बना लेंगे। ऐसा करना कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी गिटार को बजाने के लिए उसके तारों पर अपनी उंगलियां घुमाना। ये बातें आपको थोड़ी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों, टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि लेखक आगे हमें हमारी मेंटल सिचुएशन को कंट्रोल करने के आसान त्रिकोण के बारे में बताने वाले हैं। डेविड आगे बताते हैं कि किसी काम को करने का सही मूड दिन के किसी एक समय में बनता है। यह बात उन्होंने अपनी पहली किताब लिखने के दौरान महसूस की थी। डेविड ने अपने रोज के काम की एक इमेजिनरी ग्रे पल बना ली थी और जब भी उनका मूड बदलता तो वो अपने मूड के अनुसार उस काम को सग्रेप बैगन में से निकाल कर करने लगते। उन्होंने अपने विचारों और उनको एग्जीक्यूट करने के पीछे छिपी हुई बाउंड्रीज को भी पहचानना शुरू कर दिया था। इस तरह जब उन्हें लगता कि वो कोई बहुत बड़ा टास्क करने जा रहे हैं तो वो बड़ी आसानी से उस टास्क में छिपे हुए दूसरे छोटे छोटे क्यून को पहचानना सीख गए।
मन को मैनेज करने की इस प्रोसेस के दौरान उन्होंने यह पाया कि समय की कमी होना एक भ्रम होने के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने मन को मैनेज कर लेते हैं, तो हमें समय की कमी कभी नजर नहीं आएगी। लेखक अपने अनुभव हमसे शेयर करते हुए कहते हैं कि जब वो शिकागोस में थे, तब वो अपनी राइटिंग वन को लेकर काफी अनडिस्टर्बन थे। वो लिखना तो चाहते थे, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी लिख नहीं पा रहे थे। इस दौरान उनकी नज़र उनके सब पुराने लिखे गए कुछ आर्टिकल्स खत पर गई और वो उन्हें पढ़ने लगे। दोस्तों, किसी भी लेखक के लिए अपना खुद का लिखा हुआ बार-बार पढ़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम यार होता है। लेकिन डेविड के उन आर्टिकल्स में कुछ ऐसा था, जिसकी वजह से वो बार-बार ने पढ़ने का लालच छोड़ नहीं पा रहे थे। उन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद डेविड ने यह सोचा कि क्यों अब मैं उतना अच्छा नहीं लिख पा रहा? उनके अच्छे आर्टिकल्स में ऐसा क्या था जो उनके दूसरे आर्टिकल्स से डिफरेंट बना रहा था? काफी सोचने के बाद उन्होंने एक बात नोटिस की। उनके सारे पुराने और अच्छे आर्टिकल्स उन्होंने तब लिखे थे जब वो किसी और शहर में रह रहे थे। तब उन्होंने अपनी पहली किताब के बारे में भी सोचना शुरू किया, जो उन्होंने किसी दूसरे शहर में रहकर मिट्टी लिखी थी। वो कहते हैं कि पहली किताब को पूरा करने के बाद उन्हें बड़ी शांति महसूस हुई थी, लेकिन इसके साथ ही एक डर भी पैदा हो गया था। शांति उन्हें इसीलिए महसूस हो रही थी क्योंकि उन्होंने अपना एक गोल अचीव कर लिया था। लेकिन डर इस बात का था कि अगर भविष्य में मैं और लिखूंगा, तो क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा? यहां डेविड फेमस बाय अमेरिकन कवयित्री माया एंजेलो की बात को याद करते हुए कहते हैं, हर इंसान के अंदर छिपी हुई अनकही कहानी को शब्दों में समेटने से ज्यादा बड़ी पीड़ा और कोई नहीं है। नातेशी पावशे ने भी कहा है, जो इंसान अपने अंदर के डर यानी परेशानी को पहचान लेता है, वो अपने अंदर के हो को अच्छी तरह से सेटिस्फाई करना सीख लेता है। मतलब उसे यह समझ में आ जाता है कि अपनी परेशानियों को कैसे सुलझाना है या फिर कैसे उस डर का जवाब देना है। इसके लिए फिर वो खुद को तैयार कर लेता है। लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपने इस डर को पहचान लिया था और यह स्वीकार कर लिया था कि यान एक अच्छी लाइफ जीने के लिए और अपने काम को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए उन्हें अपने अंदर के हो यानी परेशानियों से निपटने के रास्तों और त्रिकोण को बदलना होगा। इसके बाद डेविड अपनी क्रिएटिव एनर्जी का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रयास करने लगे। सिस्टम और स्वीट स्पॉट। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारी क्रिएटिव इंसाइट यानी रचनात्मक अंतर्दृष्टि क्या है और यह हमारी एनालिटिक थिंकिंग से कैसे अलग होती है, तो हम यह भी जान लेते हैं कि क्रिएटिव इंसाइट के लिए सही स्वीट स्पॉट कैसे ढूंढा जाए, ताकि सही समय आने पर हम अपनी क्रिएटिविटी का सही तरीके से उपयोग कर सकें। कोई भी क्रिएटिव काम अनप्रिडिक्टेबल होता है। कोई भी क्रिएटिव इंसान चार अलग-अलग स्टेज से होकर गुजरता है और जब हम उन चारों स्टेज के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं, तो हम किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम बीच रास्ते में फंस जाते हैं। लेखक कहते हैं कि खुद को अच्छी तरह से जान लेने के बाद हमारी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं और हमारी हर परेशानी का सॉल्यूशन खुद चलकर हमारे पास आ जाता है। लेकिन आगे कहते हैं कि जिस तरह टाइम को मैनेज करने के लिए अलग-अलग मेथड और स्टेप्स होती हैं, ठीक उसी तरह मन को मैनेज करने के लिए कई तरह की मेंटल स्टेटस होती हैं। डेविड ने अपने अनुभव और रिसर्च से 7 तरह की मेंटल स्टेटस के बारे में पता लगाया है, जिनकी सहायता से किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को बिना किसी रुकावट के बड़ी आसानी से आगे बढ़ाया और पूरा किया जा सकता है। इस बारे में हम आगे जानेंगे। डेविड बताते हैं कि हमारी क्रिएटिव एनर्जी में समय-समय पर उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी क्रिएटिव एनर्जी का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस बारे में लेखक एक क्रिएटिव सिस्टम बनाने की बात करते हैं। यह क्रिएटिव सिस्टम क्या है और कैसे हम इसे डेवलप कर सकते हैं? एक प्रोफेसर की कहानी। आपने भी कभी ना कभी यह कहानी सुनी होगी, लेकिन यहां लेखक हमें इस कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए कह रहे हैं। एक दिन एक प्रोफेसर क्लास में एक कांच का जार लेकर आए। उन्होंने वह खाली जार स्टूडेंट्स को दिखाया और पूछा, क्या यह जार खाली है या भरा हुआ? सभी स्टूडेंट्स ने हंसते हुए कहा कि जार तो खाली है। फिर प्रोफेसर ने उस जार में कुछ बड़े पत्थर डाले और दोबारा वही सवाल किया। अब सभी स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, सर,
अब यह जार भरा हुआ है। लेकिन प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए जार में छोटे छोटे कंकड़ भी डाल दिए और फिर स्टूडेंट्स की तरफ देखा। स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाए कि प्रोफेसर इस एक्सपेरिमेंट से आखिर बताना क्या चाहते हैं। उनका यही मानना था कि अब जार पूरी तरह भर चुका है। लेकिन प्रोफेसर रुके नहीं। उन्होंने जार में रेत डाली और देखा कि रेत भी उसमें आसानी से समा गई। इसके बाद प्रोफेसर ने जार में पानी डाला और फिर बोले, अब यह जार पूरी तरह भर चुका है। कहानी का असली सबक। दोस्तों, इस कहानी से सबसे सीधा मतलब तो यह निकलता है कि चाहे हमारा दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, उसमें थोड़ा और करने की जगह हमेशा होती है। लेकिन लेखक इस कहानी से एक और भी गहरा संदेश निकालते हैं। वे कहते हैं, जार में कौन सी चीज पहले डाली गई, यह जरूरी नहीं था, बल्कि यह जरूरी था कि वह किस ऑर्डर में डाली गई। अगर प्रोफेसर सबसे पहले रेत या पानी डाल देते, तो बड़े पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचती। जिंदगी और टाइम मैनेजमेंट का असली फॉर्मूला हमारी लाइफ में स्ट्रगल भी इसी वजह से होता है। हम कई बार ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अगर हम कम इंपॉर्टेंट टास्क्स को पहले प्रायोरिटी दे देते हैं, तो हमारे पास सबसे जरूरी कामों के लिए समय ही नहीं बचता। क्रिएटिव लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल, किसी भी क्रिएटिव टास्क को करने वाले इंसान के लिए यह तय करना बहुत जरूरी हो जाता है कि उसे टास्क को पूरा करने के साथ साथ अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को भी कैसे निभाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को वह किसी और के साथ शेयर कर सकता है। लेखक प्रोफेसर के उस जार को ब्रेन के साथ कंपेयर करते हुए यही कहते हैं कि हमारे ब्रेन की सिचुएशन भी उसी जार की तरह ही होती है। यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम अपने ब्रेन को किन विचारों और किन टास्क से भरते हैं। लेखक के अनुसार किसी भी इंसान का पैशन जार में रखे गए बड़े पत्थरों की तरह होना चाहिए, जिन्हें सबसे पहले डाला गया था। मतलब यह कि हमारा पैशन हमारे मन या ब्रेन में सबसे ऊपर, यानी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद होना चाहिए। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेखक कहते हैं कि हम दो तरीकों से विचार करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह कौन सा नया फॉर्मूला है। तो दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है किसी टास्क या बात को लेकर अलग अलग एंगल से सोचना। यही वह सोच है जिससे नए नए आइडियाज आते हैं। लेकिन उन आइडियाज में से बेस्ट आइडिया को चुनने के लिए हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। मतलब अलग अलग आइडियाज को एक कॉमन गोल ध्यान में रखकर डिसीजन लेना। लेखक इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग शॉटगन से निकलने वाली गोलियों की तरह होती है, जिनका निशाना किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि पूरे एक एरिया पर होता है। जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग एक सिंगल बुलेट की तरह होती है, जो केवल एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर लगती है। किसी भी क्रिएटिव काम को करते वक्त इंसान को डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बेस्ट आइडिया को चुनना क्यों जरूरी है? इंसान को सोचने पर बहुत सारे आइडियाज आते हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट आइडिया को चुनना सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि अगर हम सही आइडिया नहीं चुनते, तो उस आइडिया से बने प्रोडक्ट के बेस्ट होने की संभावना भी नहीं होगी। इसलिए इतने सारे आइडियाज में से बेस्ट आइडिया को चुनने के लिए हमें अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट का पता लगाना होगा। क्रिएटिव स्वीट स्पॉट क्या है? स्वीट स्पॉट कोई बड़ी चीज नहीं है। ये वो टाइम और प्लेस है जहां हम अपना बेस्ट क्रिएटिव वर्क करते हैं। ये वही बड़ा पत्थर है जिस पर हमारा शेड्यूल और रूटीन डिपेंड करता है। क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचाने कैसे? अब सवाल यह उठता है कि इस क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचाना कैसे जाए? आप सभी ने शब्द पहेलियां, वर्ड पजल्स अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर सॉल्व की होंगी। जब आप शब्द पहेली हल करते हैं, तो आपका दिमाग किस तरह से काम करता है? आप क्या सोचते हैं? आप किस डायरेक्शन में सोचते हैं? लेखक इस सवाल का जवाब पहले ही दे चुके हैं। हम पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, मतलब हम अलग अलग एंगल से सोचते हैं और बहुत से ऑप्शंस इकट्ठा करते हैं, और फिर उन सारे ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन को चुनने के लिए हम कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं। शब्द पहेलियां और क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचानना शब्द पहेलियों को सॉल्व करने जैसा ही है। असर होना पॉसिबल है। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए टाइम का भी इंपॉर्टेंस होता है। और यहां यह बात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम उस समय को अपने कौन से शेड्यूल टाइम से निकालते हैं। अगर हमें ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ जाती है, तो हमारे समय का वो हिस्सा हमारे किसी और शेड्यूल टाइम से आता है, जैसे कि स्लीपिंग आवर्स या फैमिली टाइम। लेकिन हम समय और एनर्जी के बीच के रिलेशन को समझ नहीं पाते हैं।
हमारा शरीर दिन में कई बार फ्लक्चुएट होता रहता है। ऐसा माना जाता है कि दोपहर को लंच के बाद हमारे शरीर की एनर्जी सबसे कम होती है और इस वजह से हमारी आंखें नींद से भारी होने लगती हैं। डेविड कहते हैं कि हर इंसान के एनर्जी लेवल के हिसाब से उसका स्वीट स्पॉट अलग-अलग समय पर हो सकता है। किसी को सुबह जल्दी उठकर क्रिएटिव टास्क करना अच्छा लगता है, तो कोई देर रात को इसे करना पसंद करता है। यहाँ ये बात ज़रूरी नहीं होती कि हम कौन सा काम कब कर रहे हैं। ज़रूरी तो यह होता है कि हमारा स्वीट स्पॉट किस समय पर ज़्यादा एक्टिव होता है। लेखक अपनी बात को और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए हमारे ब्रेन के एक बहुत ही ज़रूरी मैकेनिज्म के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे शरीर का सबसे एडवांस पार्ट है। ये हमारे सिर के आगे के भाग में एक बहुत ही पतली सी लेयर की तरह होता है, जिसकी वजह से इंसान सोच विचार कर सकता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की मदद से ही हम लॉन्ग टर्म प्लान्स बना सकते हैं और अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं। यही हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें फालतू खर्च करने से मना करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट हमारे ब्रेन के इस हिस्से को दिमाग का सीईओ कहते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग में विचारों की सीरीज को कंटिन्यू रखता है और उन्हीं विचारों को एग्जीक्यूट कर हम पैसा कमा पाते हैं। हमारे दिमाग में हर मिनट जितने भी विचार आते हैं, हमारे दिमाग का यह हिस्सा उन विचारों के बीच इंटरफेयर करता है और डिसीजन लेता है। अब अगर किसी वजह से हमारे दिमाग का यह हिस्सा ठीक से काम नहीं करता है, तो हम अपने अच्छे और बेस्ट विचारों को भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से लेखक यहाँ हमें हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव रखने के लिए समय-समय पर छोटी-छोटी एक्सरसाइज करने को कहते हैं और ऐसा करना किसी भी क्रिएटिव व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। लेखक आगे बताते हैं कि हर इंसान का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिन के अलग-अलग समय पर एक्टिव होता है और यही वजह है कि कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर क्रिएटिव काम करना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग देर रात जाकर क्रिएटिव टास्क करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। समय कोई भी हो, लेकिन उस समय हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का एक्टिव होना बहुत जरूरी है और जब ये दोनों बातें एक साथ और एक ही जगह पर होती हैं, तो वही हमारा स्वीट स्पॉट होता है। तो दोस्तों, स्वीट स्पॉट के बारे में बहुत कुछ जान लेने के बाद अब ये आपको खुद ही पता करना होगा कि आपका स्वीट स्पॉट कौन सा है। अब आगे बढ़ते हुए फर्स्ट रूल के बारे में जानते हैं। डेविड ने अपने स्वीट स्पॉट को पहचान लेने के बाद मन मैनेजमेंट टेक्निक पर अपने एक्सपेरिमेंट और रिसर्च को जारी रखा और फर्स्ट रूल के बारे में जाना। वे इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी क्रिएटिव काम दिन के पहले घंटे में करना चाहिए। लेकिन क्यों? इसे बाद में दिन के किसी भी समय किया जाए तो क्या फर्क पड़ सकता है? हमारे दिन का पहला घंटा क्यों इतना जरूरी होता है? लेखक यहां एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो लोग अक्सर यात्रा करते हैं, वे सुबह की पहली फ्लाइट से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि सुबह की पहली फ्लाइट के कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये चांसेस कम इसलिए होते हैं क्योंकि दिन की शुरुआत में कुछ गलत होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। रात को डिलीवरी फ्लाइट्स आ चुकी होती हैं, क्रू मेंबर्स रेस्ट ले चुके होते हैं। अगर किसी प्लेन में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम रही होगी, तो वो भी रात भर में सॉल्व हो चुकी होती है। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी भी सुबह-सुबह एक फ्रेश स्टार्ट लेती है। सुबह किसी पौधे के फूल को देखा हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि वह कितना ताजा और खिला-खिला नजर आता है। लेकिन क्या दोपहर या शाम तक उसमें वही ताजगी बनी रहती है? जवाब होगा नहीं, क्योंकि दिन भर की धूप और गर्मी सहन करने के बाद वह अपनी एनर्जी खो देता है और मुरझाने लगता है। तो दोस्तों, हमारे दिन का पहला घंटा हमारे सबसे जरूरी काम के लिए सबसे सही समय होता है। अगर हम अपना सबसे जरूरी टास्क दिन की शुरुआत में कर लेते हैं, तो उसके बिगड़ने या डिस्टर्ब होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। इसलिए लेखक फर्स्ट रूल को अपनाने की सलाह देते हैं। किसी काम की कामयाबी का जोश हमें पूरा दिन एनर्जी देता है। जब हम अपने दिन का सबसे जरूरी काम पहले ही निपटा लेते हैं, तो हम खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। यही हमें एनर्जी और मोटिवेशन देता है, जो पूरा दिन बना रहता है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेविड कैडवी की लिखी किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की हिंदी एनडीओ बुक समरी। अब क्लॉक टाइम और इवेंट टाइम के बारे में जानेंगे। क्लॉक टाइम बना इवेंट टाइम, यह जानना बहुत जरूरी था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस बुक समरी की शुरुआत में हमने फ्रेडरिक टेलर की टेलरिज्म मेथड के बारे में जाना था, जो किसी भी इंसान की प्रोडक्टिविटी को टाइम से मेजर करती है। इंसान की लाइफ में जो भी काम टाइम के मेजरमेंट के अनुसार होते हैं,
वे क्लॉक टाइम पर निर्भर होते हैं, और जो भी काम क्लॉक टाइम पर डिपेंड होते हैं, उन्हें करने के लिए हर इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आजकल की ज्यादातर जॉब्स टाइम क्लॉक पर ही आधारित होती हैं, और इसी वजह से लोग अधिक तनाव और दबाव महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं कि कोई भी क्रिएटिव टास्क क्लॉक टाइम में फिट होकर नहीं किया जा सकता। इसे करने के लिए इंसान को इवेंट टाइम फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अब इवेंट टाइम क्यों जरूरी है, इसका जवाब डेविड हमें पहले ही दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्रिएटिव इंसाइट और इवेंट टाइम। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने क्रिएटिव इंसाइट के बारे में सुना था, जो अचानक हमारे दिमाग में एक जानदार विचार के रूप में आती है। क्रिएटिव टास्क जबरदस्ती नहीं किए जा सकते। इन्हें कोई इंसान तभी अच्छे से कर सकता है जब वह अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट में हो और क्रिएटिव इंसाइट को महसूस कर रहा हो। यही वजह है कि क्रिएटिव टास्क इवेंट टाइम पर आधारित होते हैं। क्लॉक टाइम विरुद्ध इवेंट टाइम। जब कोई इंसान कोई पहेली या शब्दों पर आधारित खेल सॉल्व करता है, तो वह दो तरीकों से इसे हल कर सकता है। नंबर 1 डॉट एनालिटिक तरीके से। नंबर 2 क्रिएटिव इंसाइट के जरिए। दोनों ही तरीकों से हल निकाला जा सकता है, लेकिन फर्क क्लॉक टाइम और इवेंट टाइम का होता है। एनालिटिक तरीके से कोई काम करने का मतलब है कि उसे डिफाइन किए गए स्टेप्स के अनुसार पूरा करना। जो काम स्टेप्स को फॉलो करके किया जाता है, वह टाइम और डेडलाइन से जुड़ जाता है। लेकिन रिसर्च बताती है कि इवेंट आधारित टास्क करने से इंसान अंदर से ज्यादा पॉजिटिव महसूस करता है। जब इंसान पॉजिटिव मूड में होता है, तो वह अपनी इंसाइट से अच्छी तरह कनेक्ट हो पाता है। अब मन मैनेजमेंट की तकनीकों का इस्तेमाल करते समय हमें क्लॉक टाइम फॉलो करना चाहिए या इवेंट टाइम? इस सवाल का जवाब हम आगे जानेंगे। क्या बिजी लोग कम क्रिएटिव होते हैं? जो लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, उनकी क्रिएटिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। रिसर्च बताती है कि थोड़ा बिजी होने पर क्रिएटिविटी 19% तक घट जाती है। बहुत ज्यादा बिजी होने पर यह 45% तक कम हो जाती है। यानी ज्यादा बिजी रहना क्रिएटिविटी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। टाइम बनाम मनी। एक तुलना बहुत से लोग मनी के साथ कंपेयर करते हैं और इसे बहुत कीमती मानते हैं। यह सोच गलत नहीं है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान भी हैं। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता है, तो हम उसे कहीं इन्वेस्ट करके और ज्यादा पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर पैसों की कमी होती है, तो हमें किसी से उधार लेना पड़ता है, जिस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ठीक इसी तरह, जब हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, तो हमारे पास समय की कमी हो जाती है और हम अपने दूसरे जरूरी कामों के लिए समय उधार लेते हैं। यानी हम अपनी क्रिएटिविटी को खोकर अपने टाइम पर इंटरेस्ट चुका रहे होते हैं। अगर हम हर दिन अपने 24 घंटे में से थोड़ा थोड़ा समय उधार लेने लगते हैं, तो हमारी लाइफ इनबैलेंस होने लगती है। अधिकतर लोग नींद के घंटे कम करके समय निकालते हैं, लेकिन नींद पूरी ना होने पर हमारी क्रिएटिव इंसाइट नेगेटिव रूप से प्रभावित होती है। क्लॉक टाइम वर्सेस इवेंट टाइम। सही चुनाव। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें जरूरत के अनुसार क्लॉक टाइम और इवेंट टाइम में से किसी एक को चुनना पड़ता है। सभी काम क्लॉक टाइम पर नहीं किए जा सकते, और ना ही सारे काम इवेंट टाइम पर किए जा सकते हैं। किस समय कौन सा तरीका अपनाया जाए, यह हर इंसान की लाइफ की सिचुएशन पर निर्भर करता है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिव काम करने के लिए हमें दो तरह की सोच की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नंबर 2, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इवेंट टाइम हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए स्पेस देता है। क्लॉक टाइम हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग के लिए तैयार करता है। क्लॉक टाइम हमें कुशल, एफिशिएंट बनाता है। इवेंट टाइम हमें प्रभावी, इफेक्टिव बनाता है। समय का वास्तविक स्वरूप। आज तक समय को लेकर जो भी थ्योरी दी गई है, वे अपनी जगह सही हो सकती हैं। लेकिन समय को लेकर एक मजेदार बात यह है कि सदियों पहले टाइम को मापने का कोई तरीका नहीं था, फिर भी लोग अपने काम करते थे। अगर देखा जाए तो समय को 24 घंटे में बांटना इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम है। नेचर के हिसाब से देखें तो हर सीजन में दिन और रात के घंटे अलग अलग होते हैं। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, सर्दियों में रातें लंबी होती हैं। यानी समय को मापने का तरीका इंसानों ने ही बनाया है, लेकिन समय खुद प्रकृति का हिस्सा है। आगे क्या? अब सवाल यह उठता है कि हमें किस काम के लिए क्लॉक टाइम अपनाना चाहिए और किस काम के लिए इवेंट टाइम। क्रिएटिविटी और समय प्रबंधन। क्लॉक टाइम
विरुद्ध। इवेंट टाइम हमारी प्रोडक्टिविटी को मापने के लिए फ्रेडरिक टेलर की टेलरिज्म मेथड को आधार बनाया गया था, जिसमें इंसान की कार्य क्षमता को समय से मापा जाता है। आजकल अधिकतर नौकरियां क्लॉक टाइम पर निर्भर हैं, जिससे लोगों में तनाव और दबाव बढ़ता है। लेकिन क्रिएटिव कार्यों के लिए इवेंट टाइम ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि रचनात्मकता को किसी तय समय सीमा में बाध्य नहीं किया जा सकता। क्रिएटिविटी की 4 स्टेज लेखक के अनुसार हर क्रिएटिव कार्य 4 चरणों से गुजरता है। नंबर 1, प्रिपरेशन, तैयारी। इस चरण में रिसर्च की जाती है, डेटा इकट्ठा किया जाता है और टॉपिक की समझ विकसित की जाती है। नंबर 2, इंक्यूबेशन, विचार पकना। इस स्टेज में व्यक्ति कार्य के बारे में एक्टिव रूप से कुछ नहीं करता, लेकिन उसका दिमाग बैकग्राउंड में समाधान खोज रहा होता है। नंबर 3, इल्यूमिनेशन, प्रकाश। अचानक से कोई बेहतरीन विचार आ जाता है, जैसे नहाते समय, टहलते समय या अन्य काम करते हुए। नंबर 4, वेरिफिकेशन, सत्यापन। इस स्टेज में विचारों को व्यावहारिक रूप से परखा और अंतिम रूप दिया जाता है। क्रिएटिविटी को प्रभावित करने वाले अवरोधों में एक बड़ा कारण ब्रेन ट्रैफिक जाम होता है। जब दिमाग पर बहुत सारे विचारों का दबाव होता है, तो यह क्रिएटिव समाधान खोजने में असमर्थ हो जाता है। दिमाग और मेमोरी का काम करने का तरीका, हमारा दिमाग 2 भागों में काम करता है। नंबर 1, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी। इसमें सीमित समय के लिए जानकारी स्टोर की जाती है, जैसे कि किसी फोन नंबर को याद रखना। नंबर 2, लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें पुरानी और स्थायी यादें संग्रहित होती हैं। जब हम एक साथ बहुत सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी ओवरलोड हो जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए इंक्यूबेशन पीरियड का उपयोग करना जरूरी है। ब्रेन ट्रैफिक जाम से बचने के तरीके: कुछ देर के लिए काम से ब्रेक लें। ऐसी गतिविधियां करें जो दिमाग को रिलैक्स करें, जैसे टहलना, संगीत सुनना। पर्याप्त नींद लें ताकि ब्रेन की क्षमता बनी रहे। क्रिएटिविटी के 7 मानसिक चरण, 7 मेंटल स्टेट्स ऑफ क्रिएटिविटी, ऑथर बताते हैं कि क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए हमें 7 मानसिक अवस्थाओं से गुजरना होता है। नंबर 1, प्रायोरिटाइज, तय करें कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। नंबर 2, एक्सप्लोर, नए विचारों की खोज करें और नए एंगल से सोचें। नंबर 3, रिसर्च, अपनी समझ बढ़ाने के लिए जानकारी जुटाएं। नंबर 4, जनरेट, विचारों को लिखें और उनकी रूपरेखा तैयार करें। नंबर 5, पॉलिश, अपने कार्य को एडिट करें और उसे परिष्कृत करें। नंबर 6, एडमिनिस्ट्रेटिव, अन्य जरूरी गैर क्रिएटिव कार्यों को पूरा करें ताकि जीवन संतुलित रहे। नंबर 7, रिचार्ज, थकान दूर करने और दिमाग को फिर से ऊर्जा देने के लिए आराम करें। अगर आप क्रिएटिविटी में सुधार करना चाहते हैं, तो क्लॉक टाइम और इवेंट टाइम का सही संतुलन बनाना जरूरी है। समय को बुद्धिमानी से प्रबंधित करें, दिमागी ओवरलोड से बचें और माइंडफुलनेस अपनाएं। इससे आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ेंगी। यह बुक समरी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई आपसे ऑडियो बुक छूटे ना जाए।